गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य शुरू किए थे, तो गुप्त साम्राज्य के तहत दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि गुप्त साम्राज्य का 5 महत्वपूर्ण बिंदु, कि गुप्त साम्राज्य आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो एक केंद्रीकृत और मजबूत साम्राज्य के रूप में उभरा, तो इसीलिए महत्वपूर्ण था। दूसरा बिंदु था कि सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल था, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप देखोगे तो गुप्त काल का बहुत बड़ा योगदान रहा था। फिर देखे थे दोस्तों कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जो आवासीय था, तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। फिर देखे थे कि भारत का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब बिंदुओं से हमें लगा कि गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुप्त काल के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कि गुप्त काल का क्या मतलब है, किस क्षेत्र में था, इसका पीरियड कब तक रहा है, फिर इसके प्रमुख राजा कौन कौन आए, शासक कौन कौन आए, उपाधियां क्या क्या लिए, साथ ही साथ उनका गुप्त साम्राज्य में क्या योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम लोग राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः दोस्तों देखोगे गुप्त साम्राज्य में 10 से 11 जो राजा हुए हैं, जो महत्वपूर्ण हुए हैं, जिनका इतिहास में योगदान रहा है, और अक्सर सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो श्रीगुप्त। गुप्त शासक का अंतिम साम्राज्य कौन था, तो विष्णुगुप्त। कौन ऐसा शासक था गुप्त साम्राज्य में जिसे विक्रमादित्य, सबसे ताकतवर विक्रमादित्य कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन ऐसा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, तो समुद्रगुप्त। कौन ऐसा राजा था जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, तो कुमारगुप्त। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर हर राजा का अपना योगदान क्या है। तो उसी क्रम में आज थोड़ा पॉइंट देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक गुप्त साम्राज्य फैला था, इसका काल क्या था। दोस्तों इन बिंदुओं पर आज हम लोग देखेंगे। मैप में दोस्तों आप देखोगे तो मैप के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हो कि ये इलाका जो दोस्तों, ये मगध का इलाका, इधर यूपी, हल्का बाद में इधर देखोगे गुप्त साम्राज्य में कि मालवा को टच कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से आप देखोगे तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो पहले स्लाइड के माध्यम से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसका गुप्त काल, क्षेत्र और शासक। तो यहाँ दोस्तों आज देखना चाहेंगे हम लोग कि आप अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर है कि गुप्त वंश। तो दोस्तों गुप्त का क्या तात्पर्य है, तो इतिहासकारों के बीच में विवाद है, डिबेट है इस पे। तो हम लोग इस पर ज्यादा नहीं जाना, किन्हीं का मानना है कि वैश्य समुदाय से थे। गुप्त कहने का मतलब गुप्ता, जैसे एक जाति होता है गुप्ता। तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि वैश्य समुदाय से, लेकिन बाकी लोग, किसी इतिहासकार का कहना है कि क्षत्रिय थे। जनरली शासन में शासक वगैरह, सेनापति वगैरह, अत्यधिक जो योद्धा होते थे तो क्षत्रिय वंश से होते थे। तो दोस्तों यहाँ गुप्त वंश के सवाल में पूछा जाता है, तो एक इतिहासकार का कहना है कि वैश्य समाज से थे, जबकि दूसरा इतिहासकार का कहना है कि क्षत्रिय थे। तो ये हमारा दोस्तों ये डिबेट का बिंदु है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। अब सवाल है कि गुप्त वंश का काल, मतलब काल कब था, तो जनरली 240 से लेके 550 एडी का दोस्तों काल है। आप देखो कि लगभग अगर इसको 250 मान लो और इसको 550 मान लो, तो लगभग 300 सालों का काल है दोस्तों। मतलब मान के चलो कि गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 300 सालों तक राज किए हैं। फिर सवाल है कि इसका क्षेत्र कहाँ है, तो क्षेत्र दोस्तों देखोगे गुप्त साम्राज्य का, तो क्षेत्र देखोगे तो जनरली मगध साम्राज्य के बाद आप देखोगे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि मगध साम्राज्य के मौर्य के बाद सबसे ताकतवर कौन उभरा, तो गुप्त। तो ये मगध का इलाका, मगध में यूपी का इलाका, फिर इधर मध्य प्रदेश का इलाका, बाद के क्षेत्रों में इधर भी गुप्त लोग जीतते हैं।
आप देखो कि समुद्रगुप्त के द्वारा विस्तार होता है। समुद्रगुप्त देखो कि उत्तरापथ में लगभग 9 राज्यों को जीतता है और दक्षिणापथ में 12 राज्य को जीतता है। तो आप दोस्तों इसका विस्तार होगा, लेकिन मुख्यतः देखोगे बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश, मतलब गुप्त साम्राज्य लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। तो बिहार का राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र। तो गुप्त काल में पढ़ोगे दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य का पहला राजधानी क्या था, तो पाटलिपुत्र। मध्य प्रदेश के हिसाब से देखोगे तो उज्जैन, तो बोलेगा गुप्त साम्राज्य का दूसरा राजधानी तो उज्जैन। यूपी के एंगल से देखोगे तो गुप्त साम्राज्य का तीसरा राजधानी तो अयोध्या। तो यहां सवाल दोस्तों, गुप्त काल में 3 राजधानी हम लोग देख लिए। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में अगर गुप्त साम्राज्य फैला है तो 3 राजधानियां भी गुप्त काल में आप पढ़ोगे दोस्तों, बिहार पाटलिपुत्र, मध्य प्रदेश उज्जैन और यूपी अयोध्या। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि गुप्त का क्या मतलब है, वैश्य या क्षत्रिय समाज। फिर देखे कि इसका काल कब से कब था, तो देखे दोस्तों कि 240 से लेकर 550 एडी। फिर देखे कि आखिर गुप्त साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था, तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का इलाका था। हालांकि और विस्तार हुआ है, लेकिन मुख्यतः यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का इलाका था। अब देखेंगे दोस्तों कि इसका महत्वपूर्ण शासक, तो महत्वपूर्ण शासक दोस्तों 11 सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिसमें आप देखोगे सबसे पहला नाम आएगा श्रीगुप्त, दूसरा नाम आएगा दोस्तों घटोत्कच और तीसरा नाम आएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये जो 3 राजा है दोस्तों, ये 3 राजा का कोई अभिलेख नहीं है, कोई भी अभिलेख में जिक्र नहीं है। हालांकि आप देखोगे इतसिंह जो है, इतसिंह अपने साहित्य में, इतसिंह जो 671 ईस्वी में भारत आया था, चीनी यात्री है, तो उसने जिक्र किया है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था श्रीगुप्त है। तो यहां से दोस्तों एक सवाल आता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त है। तो यहां से इसका जिक्र कहाँ है, तो इतसिंह में। हालांकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्यतः जो 15 से 20 राजा गुप्त साम्राज्य में हुए हैं, मुख्यतः 11 हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन ऐसा राजा जिसका कोई भी अभिलेख नहीं है, तो दोस्तों आप देखोगे श्रीगुप्त का एक भी अभिलेख नहीं मिलेगा, घटोत्कच का एक भी अभिलेख नहीं है और चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक भी अभिलेख नहीं है। बाकी का तो अभिलेख है, जैसे आप पढ़ते हो कि प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख है, तो आप पढ़ोगे समुद्रगुप्त का है। फिर आप पढ़ते हो दोस्तों कि एरन अभिलेख, एरन अभिलेख किसका है, तो आप पढ़ोगे भानुगुप्त का है। फिर दोस्तों आप पढ़ते हो कि जो भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख किसका है, तो आप दोस्तों देखते हो कि स्कंदगुप्त का है। तो कहने का मतलब कि जितने भी राजा हैं, तो हर राजा का कोई न कोई अभिलेख मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज्यादा आप देखोगे कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का सबसे ज्यादा 18 अभिलेख मिला हुआ है, जो वही कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। तो आप पढ़ोगे दोस्तों इसमें शासक, तो टोटल हम लोग आज 11 शासक पढ़ेंगे, जिसमें जो 3 शासक प्रथम है श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, इनका कोई अभिलेख नहीं है। बाकी राजाओं का बहुत सारा अभिलेख, और हर अभिलेख में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 राजा में दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को देखेंगे कि सबसे महान और सबसे ताकतवर राजा आप देखोगे फिलहाल अभी 3 में, तो चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप दोस्तों देखोगे कि चंद्रगुप्त का जो शादी हुआ है दोस्तों, आप यहां देखोगे सबसे पहले था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी बोल लो इसका पुत्र घटोत्कच, इसके बाद देखोगे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम को देखा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी के जो है राजकुमारी कुमार देवी से, लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है दोस्तों। तो उस समय देखोगे कि मगध साम्राज्य में लिच्छवी एक महत्वपूर्ण गणराज रहा था। तो लिच्छवी एक मजबूत आप बोलोगे मजबूत गणतंत्र था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लिच्छवी से चंद्रगुप्त वन को समर्थन मिलता है,
इस आप देखो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य को मजबूत होने में और विकसित करने में लिच्छवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। तो गुप्त साम्राज्य को एस्टेब्लिश होने में लिच्छवी को बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि लिच्छवी की राजकुमारी जो होती कुमार देवी से चंद्रगुप्त का प्रथम का शादी होता है और इसी का बेटा होता है दोस्तों समुद्रगुप्त। इसी का बेटा होता है दोस्तों समुद्रगुप्त, कि चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी का बेटा ही होता है समुद्रगुप्त। हालांकि देखोगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त का एक और बेटा होता है, उसका नाम है काचगुप्त। तो ये प्रथम बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है, और समुद्रगुप्त दोस्तों देखोगे कि छोटा बेटा होता है। तो आप राजतंत्र का अगर नियम देखोगे दोस्तों, तो राजतंत्र का नियम है कि जनरली जो उत्तराधिकारी होता है, पिता के बाद जो उत्तराधिकारी होता है उसका बड़ा बेटा होता है। तो उस एंगल से दोस्तों आप देखोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का 2 बेटा है, एक बेटा है काचगुप्त और दूसरा बेटा समुद्रगुप्त। तो ऐसे तो होना चाहिए था आपको दोस्तों काचगुप्त को, लेकिन आप देखोगे कि समुद्रगुप्त को क्या कर दिया जाता है, राजा घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त शुरू से ही बहुत बड़ा ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है, कुशल होता है, अच्छा राजनेता होता है और कहीं ना कहीं बहुत ही धार्मिक स्वभाव का भी होता है। आप देखोगे कि समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए संगीत प्रेमी, एक सिक्का पर इसका तस्वीर भी बनाया गया है। तो बाद में देखोगे किस राजा का सिक्के पे बीना बजाते हुए तस्वीर है, तो समुद्रगुप्त का। तो इस पिताजी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो समुद्रगुप्त से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। तो जब क्या हुआ कि जनरली होना चाहिए था राजा काचगुप्त को, काचगुप्त अपने आप को राजा घोषित करता भी है कुछ दिन के लिए और अपने नाम पर सिक्का भी चलवाता है। काचगुप्त भी अपने आप को राजा घोषित करता है और सिक्का भी चलवाता है। लेकिन दोस्तों दरबार में चूंकि चंद्रगुप्त ने भरे सभा में बोल देते हैं कि समुद्रगुप्त ही राजा बनने वाला है, इसके अंदर वो पराक्रम है, वो प्रतिभा है, वो कुशलता है जो कहीं ना कहीं राजा के लायक है। तो बाकी दरबार वाले जो थे जनरली काचगुप्त के समर्थन में थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जो उत्तराधिकारी का नियम है वो बरकरार रहे। लेकिन आप देखो कि दरबार में लिच्छवी राजा भी इकट्ठा होते हैं, तो लिच्छवी राजा लोग का समर्थन हो जाता है समुद्रगुप्त की ओर, क्योंकि लिच्छवी राजा चाहता था कि भाई मेरा ही खानदान से कोई राजा बने, क्योंकि लिच्छवी राजा की बेटी है कुमार देवी और कुमार देवी से ही पैदा होता समुद्रगुप्त। तो कहीं ना कहीं लिच्छवी राजा का सहानुभूति होता समुद्रगुप्त से, तो दरबार में अल्टीमेटली समर्थन मिल जाता समुद्रगुप्त को। हालांकि कुछ दिन के लिए कहा जाता है कि अपने आप को राजा घोषित करता है कौन, तो कांच। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप स्टोरी देख लो यहाँ पर कि अब तक कितने राजाओं का स्टोरी आपने देख लिया, तो 5 राजाओं का स्टोरी आपने दोस्तों देख लिया। पहला देखा आपने श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो संस्थापक है, बस इतना ही याद रखना है। श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, बाकी कोई खास रोल नहीं है, घटोत्कच का भी कोई खास योगदान नहीं है। चंद्रगुप्त वन का दोस्तों देख लिए कि 2 बेटा है, एक कांच और दूसरा आप देखो समुद्रगुप्त। और आपने देखा कि ये जो है आपको कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम शादी करता है। अब सवाल आता है समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक जितने पर्सनालिटी में देखोगे तो समुद्रगुप्त बहुत ही ताकतवर होता है दोस्तों। इतना बड़ा साम्राज्य विस्तारवादी आप देखोगे कि पूरा इतिहास में आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। आप देखोगे ऐसे तो कहीं नहीं कहीं कहा जाता है इनके बारे में बोल दिया जाता है कि पूरा इलाका ऐसे ऐसे इधर का क्षेत्र से लेके 8वीं कुटवी को हराते हुए उत्तरा पक्ष दक्षिणा पथ, आप देखो कि उत्तर में 9 और दक्षिण में 12। ये गाना है दोस्तों, सुने हो ना, टन टनाटन टन टन टारा चलती है क्या 9 से 12। तो यहाँ 9 से कहने का मतलब उत्तर में 9 राज्य को जीतेगा और दक्षिण में 12 राज्य को जीतेगा। फिर आप दोस्तों देखोगे 8वीं को हराएगा। 8वीं एक जंगली प्रजाति होता है जो वन में रहते, जंगल में रहते हैं, 8वीं को हराएगा। फिर दोस्तों देखोगे शक को भी हराएगा। आप दोस्तों देखोगे कि शक को, 8वीं को, उत्तरा पक्ष दक्षिणा पथ पूरे इलाका कहा जाता है। इसके बारे में कहा कि 100 युद्धों को जीतने वाला।
100 युद्धों को जीतने वाला। स्मिथ इसी वजह से एक जो हिस्टोरियन है, जो फॉरेनर हिस्टोरियन है, इनको बोला है कि भारत का नेपोलियन। तो सवाल पूछता है यहाँ से प्रीलिम्स में दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य में भारत का नेपोलियन का उपाधि किसे मिला है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को मिला। क्यों? तो आप देख रहे हो कि आटविक को हराया, शक को हराया, उत्तरापक्ष दक्षिणापथ को हराया। विदेशी में फिर आप बाद में देखो कि हुन वगैरह, कनिष्क को, कुषाण वंश को हराएगा, फिर हिंद यवन को हराएगा, पहलव को हराएगा। तो दोस्तों देखो कितने सारे को हरा रहा है, शक को, हिंद यवन को, पहलव को, कुषाण को, हुन को, आटविक को। इधर आप उत्तरापक्ष दक्षिणापथ को देख रहे हो दोस्तों कितना को हरा रहा है। तो सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त किया था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। तो दोस्तों यहां से सवाल पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट राजा को देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद आखिर कौन था। तो इसके बाद दोस्तों देखोगे तो आपका यहां पर तो हम लोग देख लिए थे। इसके बाद दोस्तों देखोगे समुद्रगुप्त का भी 2 बेटा आप दोस्तों देखोगे। एक दोस्तों देखोगे आप यहां पर रामगुप्त, और एक देखो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप दोस्तों देखोगे बड़ा बेटा है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा बेटा है। तो यहां पर सवाल देखा जाए कि प्रतिभा के मामले में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुने सबसे कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि सबसे ताकतवर विक्रमादित्य पूरा इतिहास में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि शक को हराया था सबसे पहले उज्जैन का राजा और मालवा से भगा दिया था मार के मथुरा। तो सबसे पहले विक्रमादित्य का उपाधि शक लिया था, जो हम लोग पढ़े थे 57 BC में पढ़े थे दोस्तों, याद होगा आपको। उसके बाद देखिएगा कि विक्रमादित्य का उपाधि लगातार जारी है। तो सबसे ताकतवर विक्रमादित्य, टोटल अब तक 14 विक्रमादित्य उपाधि लिया गया है। पहला था उज्जैन का राजा विक्रमादित्य। तो आप देखोगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ताकतवर विक्रमादित्य होता है, और इसी के दरबार में दोस्तों 9 रत्न होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा योगदान है। इसी में आप देखोगे 9 रत्न। 9 रत्न में कहने का मतलब कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि बराहमहीर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, हरिसेन, फिर आप देखो थे क्षणपक। तो बहुत सारे जो दोस्तों 9 रत्न जो हम लोग पढ़े थे, तो सारे के सारे 9 रत्न किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और सबसे ताकतवर विक्रमादित्य कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा इतिहास में था। तो आप देखोगे दोस्तों, आप देखोगे शक को हराने के बाद शकारी का भी उपाधि लेता है, विक्रमादित्य का भी उपाधि लेता है। आप देखोगे दोस्तों कि गुप्त संवत का भी शुरुआत करेगा। जब अपना राजरोहन होगा तो आप देखोगे 319 ईस्वी में अपने आप देखो कि यहां पर गुप्त संवत का शुरुआत करेगा अपने राज्य अभिषेक करने के बाद, मतलब राजा बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी क्या है दोस्तों, थोड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि जनरली आप देखोगे यहाँ पर कि समुद्रगुप्त का 2 बेटा आप देखोगे दोस्तों। एक दोस्तों देखोगे रामगुप्त और एक दोस्तों देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो उत्तराधिकारी दोस्तों देखा है कि जनरली सामान्यतः बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो देखा जाए तो रामगुप्त यहां पर राजा बनता है दोस्तों। हालांकि समुद्रगुप्त चाहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय बने, समुद्रगुप्त चाहता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मां थी, मां चाहती थी कि राजा कौन बने? रामगुप्त। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर कि देवी चंद्रम में जिक्र किया गया, विशाख दत्त ने जिक्र किया है कि क्या स्टोरी है। तो आप देखोगे विशाख दत्त ने एक स्टोरी बताया है देवी चंद्रम में। उसमें कहा गया है कि जब यहां पर समुद्रगुप्त चाहते थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने क्योंकि इसके अंदर प्रतिभा था, लेकिन दोस्तों देखो कि इनकी मां चाहती थी
कि नहीं बड़ा बेटा ही राजा बने। तो अपने माँ के बात रखने के लिए जब दरबार में दोस्तों प्रतियोगिता होता है कि प्रतियोगिता में जो दोनों भाई शामिल होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो दोनों भाई शामिल होते हैं, तो ये जानबूझ के चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रतियोगिता में हार जाता है ताकि इसका भाई राजा बने। क्यों? क्योंकि इसकी माँ चाहती थी कि राजा बने रामगुप्त, तो माँ के समर्थन के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय हार जाता है। तो एक स्टोरी का जिक्र ये होता है। तो दोस्तों देखो कि यहां पर राजा कौन बन गया? रामगुप्त। तो रामगुप्त की जो आप देखोगे दोस्तों, रामगुप्त की पत्नी होती ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी दोस्तों होती ध्रुव देवी, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। कहा जाता है कि रामगुप्त का जब शक से युद्ध होता है, हम लोग देखे थे कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण भारत आए, तो शक भी उसी में से एक भारत आया था दोस्तों। याद होगा जो लास्ट क्लास में अगर आप पढ़ रहे होगे वीडियो वगैरह, तो उसमें आप लोग देखे थे कि हम लोग किस प्रकार से फॉरेनर आक्रमण में बताए थे कि हिंद, यवन आए थे, शक भी आए थे। तो शक से दोस्तों यहाँ पर युद्ध होता है किसका? रामगुप्त का। तो शक से जब रामगुप्त का युद्ध होता है तो रामगुप्त हार जाता है। हारने के बाद दोस्तों दोनों के बीच में ट्रीटी होता है, एक संधि होता है। तो शक राजा बोलता है कि तुम अपना बीवी को मुझे दोगे, सौंप दोगे, तभी तुम्हारा जान बख्शेंगे और तभी तुमको साम्राज्य में रहने देंगे। तो इस शर्त को रामगुप्त मान लेता है। रामगुप्त बोलता है ठीक है, मैं अपना बीवी को तुम्हारे पास भेज दूंगा, शक राजा के पास। जब ये बात पता चलता चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही ताकतवर होता है, साम्राज्यवादी विस्तार में भी इसका नीति महत्वपूर्ण होता है, साथ ही साथ कुशाग्र बुद्धि का होता है, कुशल होता है, स्किलफुल होता है। तो ये क्या करता है कि महिला के भेष में, मतलब ये खुद ध्रुव देवी बन जाता है और ध्रुव देवी बन के इसके पास जाता है, पूरा सैनिक के साथ जाता है। यहाँ पर रामगुप्त बोलता है शक, यहाँ पर शक राजा को, ठीक है मैं अपनी बीवी को भेज रहा हूँ और उसके हिफाजत के लिए कुछ सैनिक भी जाएंगे। तो देखो जनरली दोस्तों सब पहले जो रानियां जाती थी तो डोली में बैठ के जाती थी, तो डोली के अंदर बैठ जाता आप दोस्तों देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, और चारों तरफ से सैनिक होते हैं। और जब शक के दरबार में जाता है तो आप दोस्तों देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय शक राजा का वध कर देता है, और यही वध करने के बाद शकारी का उपाधि लेता है। शक का वध कर देता है, शक का हत्या कर देता है, जिसके कारण पूरा समाज में चंद्रगुप्त द्वितीय का वाहवाही होता है, बहुत फेमस होता है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का भी हत्या कर देता है। जनरली बीपीएससी में एक सवाल पूछा था दोस्तों प्रीलिम्स में कि किस राजा ने अपने भाई की हत्या कर दी थी, तो आप देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर देता है। तो दोस्तों यहां से भी एक सवाल आता है। तो ये था दोस्तों, आप दोस्तों देखोगे एक राजनीतिक इतिहास था, जिसको राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में देखिएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जब दरबार में बैठता है दोस्तों, तो इसका एक कहानी देख लिए, दो कहानी क्या था। फिर आप फेमस होने का कारण नवरत्न, फिर ये भी साम्राज्य विस्तार करता है दोस्तों। फिर आप बाद के राजाओं में देखोगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त के बाद आपका नाम आएगा कुमारगुप्त का। तो कुमारगुप्त किस लिए फेमस है दोस्तों? तो कुमारगुप्त दोस्तों देखोगे कि कुमारगुप्त सबसे ज्यादा फेमस होता नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था दोस्तों, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते कि किस प्रकार से खिलजी ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो कुमारगुप्त का योगदान है। उसको बाद साथ ही 18 अभिलेख, बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अभिलेख किस राजा के पास था, तो सबसे ज्यादा जो गुप्त साम्राज्य में कुमारगुप्त का ही है, तो इसका खास योगदान है। बाकी अभी उपाधियां वगैरह देंगे कि राजा, महाराजा, आदि राजा, महाराजा धीराज, विक्रमा, शुक्रादित्य, तो बहुत सारे उपाधियां लिए गए हैं, वो हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखेंगे थोड़ा। तो कुमारगुप्त के बारे में दोस्तों यही याद रखना, ज्यादा योगदान यही है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की। एग्जाम में पूछा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनाया, तो कुमारगुप्त ने बनाया। कुमारगुप्त के बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा का नाम आएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का नाम आएगा। तो स्कंदगुप्त दोस्तों किस लिए जाना जाता है? तो आप देखोगे कि फिर से विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। आप देखो भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगा तो दोस्तों विदेशों से कहीं न कहीं आक्रमण होना शुरू हो जाता है। तो फिर से दोस्तों विदेशी आक्रमण होगा, हून आएगा।
हून। हून का सबसे ताकतवर राजा दोस्तों मिहिर कुल है। तो दोस्तों आप देखो कि मिहिर कुल के स्कंदगुप्त क्या करता, हराता है। तो यहां पर सवाल पूछता किसने हूनों को पराजित किया, कौन ऐसा राजा था। तो स्कंदगुप्त राजा है दोस्तों जो हून को पराजित किया है, और इसका जिक्र दोस्तों भीतरी अभिलेख में है। भीतरी अभिलेख दोस्तों जो गाजीपुर यूपी में है। तो दोस्तों यहां से सवाल पूछता है तो इसका बहुत ही रोल है स्कंदगुप्त के। यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल है किसने हूनों को पराजित किया और किस अभिलेख में, तो भीतरी अभिलेख में। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है दोस्तों। तो एक सवाल आप यहां से भी देख सकते हो। फिर इसके बाद जो राजा आता उसका नाम होता भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का दोस्तों क्या रोल है, तो भानुगुप्त इसलिए जाना जाता है कि इसका एक अभिलेख है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में बताया गया था कि एरन अभिलेख में देखोगे सबसे पहले सती का प्रमाण है, सती प्रथा। जनरली साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं कि साहित्य में सबसे पहले सती का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो साहित्य में सबसे पहले सती का प्रमाण दोस्तों मिलता है महाभारत में, जहां पांडु की बीबी माद्री सती होती है। लेकिन अभिलेख में सबसे पहले सती का प्रमाण कहाँ है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इसका जिक्र है। तो यहां से सवाल पूछेगा किस राजा के अभिलेख में सती का प्रमाण है, तो भानुगुप्त के। कौन से अभिलेख में, तो एरन अभिलेख में। तो दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। फिर इसमें सबसे अंतिम राजा दोस्तों, सबसे अंतिम राजा उसका नाम है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त का मतलब यही याद रखिएगा कि सबसे अंतिम राजा है। और जो गुप्त साम्राज्य था दोस्तों वैष्णव धर्म अपनाए हुए था। यहां पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य कौन सा धर्म को संरक्षण दिया था, तो इन लोग वैष्णव था, लेकिन साथ ही साथ बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म को भी संरक्षण दोस्तों दिया था, लेकिन था इन लोग वैष्णव धर्म। तो सबसे अंतिम राजा दोस्तों को ने पूछा जाता, तो सबसे प्रथम श्रीगुप्त और सबसे अंतिम विष्णुगुप्त। और बाकी बीच के राजाओं दोस्तों हम लोग देखें कि किस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त क्या का योगदान रहा। एक पॉइंट और दोस्तों जो हम लोग भूल गए, चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों आप देखोगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बेटी होती है आप देखोगे तो ये अपना बेटी का शादी जो है वकाटक राजा रुद्रसेन, इनकी बेटी का नाम होता प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती का शादी करता चंद्रगुप्त की बेटी होती है वकाटक राजा रुद्रसेन से। वही चंद्रगुप्त जिसके 9 रत्न है, जिनके राज दरबार में 9 रत्न है। तो आप देखोगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती का शादी वकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर देता है, लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि रुद्रसेन का हत्या कर देता है शक लोग। तो इनकी बेटी जो तो विधवा हो जाती है, लेकिन दोस्तों देखोगे कि विधवा होने के बाद ये अपने बेटा के संरक्षिका बनती है और शासिका बनती है। शासिका कहने का मतलब कि राजा। तो एग्जाम में पूछता है कि प्राचीन काल में कौन ऐसा महिला है जो शासिका बनी, जो राजा बनी, तो दोस्तों देखोगे प्रभावती गुप्त। ऐसे तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल में कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका तो रजिया सुल्तान पहली ऐसी महिला थी जो सुल्तान बनी। लेकिन प्राचीन काल में पहला ऐसा महिला कौन है, तो प्रभावती गुप्त है, जो क्या बनी, शासिका बनी, राजा बनी। किसकी बेटी है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ताकतवर विक्रमादित्य, जिसके राज दरबार में 9 रत्न थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो राजनीतिक इतिहास के दृष्टि से जो राजा के बारे में दोस्तों हम लोग ने जिक्र किए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अब देखते हैं कोई रामगुप्त के बारे में दोस्तों हम लोग कहानी देख ही लिए हैं, फिर प्रभावती का देख ही लिए दोस्तों, कुमारस्कंद हून देख ही लिए हैं, फिर अंतिम देख ही लिए। थोड़ा स्लाइड में अभी इसको देखते हैं जो आप लोग नोट डाउन करोगे दोस्तों, ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे, और थोड़ा स्लाइड के माध्यम में जो जो हमने स्टोरी बताया उसको थोड़ा आप लोग को नोट डाउन करने में सहायता मिलेगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों आप देख सकते हो कि स्लाइड के माध्यम से कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बता रहा है कि चंद्रगुप्त जो था ब्लू वाले लाइन में चंद्रगुप्त ने कब्जा करके रखा था। फिर समुद्रगुप्त आया दोस्तों, देखो यहाँ पर जो हल्का सा
व्हाइटिश कलर में दिख रहा हल्का, वहां पर आपको देखो समुद्रगुप्त है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों इस क्षेत्र में किया, यहां पर देख लीजिए आप दोस्तों। तो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य का विस्तार आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा इलाका किसका है, तो पूरा इलाका दोस्तों ये चंद्रगुप्त का है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का इलाका जो पूरा जीत के रखा हुआ है। फिर देखो समुद्रगुप्त, देखो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगाओ, देखो कहाँ जीता है, यहां से लेके पूरा दक्षिण तक गया है। तो हम लोग जो पढ़े थे कि टन टनाटन टन टन टारा और चलती है क्या 9 से 12, तो समुद्रगुप्त दोस्तों था कि उत्तर में 9 और दक्षिण में 12, उत्तर में 9 राज्य को, दक्षिण में 12 राज्य को, और साथ ही साथ शक को भी हराया, आटविक को भी हराया, हून को भी हराया, फिर कुषाण को भी हराया, हिंद देवन को हराया, पल्लव को हराया। तो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी विस्तार कौन था दोस्तों, तो समुद्रगुप्त। तो ई वाला लाइन जो व्हाइट वाला जो लाइन है दोस्तों, ये जो व्हाइट वाला लाइन है, ए वाला लाइन दोस्तों किसका है, समुद्रगुप्त का। और बाद में जो हम लोग पढ़े कि सबसे ताकतवर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, तो वो इलाका दोस्तों यहां पर देख लो, ये इलाका पूरा का पूरा चंद्रगुप्त द्वितीय का इलाका, जो इसी में आप देखो कि रुद्रसेन द्वितीय से अपना बेटी प्रभावती का शादी करता है। तो शादी करने के बाद देखो जब रुद्रसेन द्वितीय मरता है तो पूरा इस साम्राज्य का रानी बनती है प्रभावती, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय इसको भी गुप्त साम्राज्य में मिला लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैप के माध्यम से भी कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। और यहाँ से दोस्तों जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ सारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक इतिहास से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर राजा का राजनीतिक इतिहास पता होना चाहिए। आप दोस्तों देखो इधर वकाटक, वही वकाटक दोस्तों याद करो जो जिससे शादी किया है, वकाटक राजा वही है दोस्तों रुद्रसेन द्वितीय, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी के शादी करता है। तो यहां दोस्तों प्रभावती गुप्त का, तो ये वकाटक का क्षेत्र है। नीचे आप दोस्तों देखोगे कदम्ब का क्षेत्र है। फिर इधर देखोगे आप कुषाण, शक आपको देखेंगे, देखो यहाँ पर लिच्छवी दोस्तों याद करिए, जो लिच्छवी का ही राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम शादी करता और उसका बेटा जो होता समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आप देख सकते हो बाद के इलाके में कामरूप वगैरह असम के क्षेत्र में इसको भी जीतता है दोस्तों। उत्तर के इलाके में कामरूप वगैरह असम, बर्मा, इस सब इलाके को भी समुद्रगुप्त दोस्तों जीतता है। नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके को भी समुद्रगुप्त जीतता है। इसीलिए समुद्रगुप्त को दोस्तों बोला गया है भारत का नेपोलियन। स्मिथ के द्वारा बताया गया कि भारत के नेपोलियन है। तो अब दोस्तों आप देखोगे थोड़ा देखो सिक्का दोस्तों, समुद्रगुप्त के द्वारा ऐसा सिक्का चलाया गया है, चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो घोड़ा पर बैठ के, यहाँ पर पूछा जाता है किसने बीना बजाते हुए, सिक्के पर बीने बजाते हुए प्रमाण, तो सिक्का पर बीना बजाते हुए जो दोस्तों समुद्रगुप्त का, यहाँ से सवाल पूछता है, एग्जाम में पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें सवाल है, 3 फैक्ट मैं बताऊंगा दोस्तों, 3 फैक्ट याद रखिएगा, तीनों से एग्जाम में सवाल पूछा है। पहला सवाल है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो हिंद यवन ने चलवाया, जो विदेशी आक्रमण थे। फिर दूसरा बोला सबसे शुद्ध सिक्का किसने चलवाया, तो कुषाण में चलवाया दोस्तों, आप देखो कनिष्क के काल में। फिर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का दोस्तों गुप्त साम्राज्य ने चलवाया। तो 3 फैक्ट याद रखिएगा, तीनों प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों देखो दशावतार मंदिर यहां दिखाने का कारण यही है, एग्जाम में पूछा जाता कि सबसे पहले मंदिर किस काल में बनाया गया, तो सबसे पहले मंदिर का प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। इसके पहले कोई भी आप मौर्य काल पढ़ लो या कोई भी काल पढ़ लो, हड़प्पा पढ़ लो, वैदिक काल पढ़ लो, कहीं मंदिर का प्रमाण नहीं है। मंदिर का सबसे पहला प्रमाण गुप्त काल में ही होता है दोस्तों। तो देख लो दोस्तों दशावतार मंदिर जो यूपी में है दोस्तों। ये देखो दोस्तों आप देखोगे कि विष्णु जी का जो है कि मंदिर है दोस्तों, ये उदयगिरी के गुफा में बनाया गया ये मंदिर, आप दिखाएंगे अभी यहाँ पर दोस्तों। ये जो मंदिर का थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ, कैसा मंदिर है अगर आप देखना चाहोगे तो देखो दोस्तों, ये गुफा में बनाया गया है। ये गुफा है दोस्तों, उदयगिरी का गुफा मध्य प्रदेश है। गुफा के अंदर ही दोस्तों ये जो आप देख रहे हो जो चित्र, ये गुफा के अंदर ही ये मंदिर दिखेगा आपको।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा स्लाइड के माध्यम से एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। गुप्त शब्द का क्या मतलब है, तो कुछ इतिहासकारों का कहना था कि वैश्य वंश है, कुछ का कहना क्षत्रिय। जनरली हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सामान्यतः राजा महाराजा वगैरह जो होते थे दोस्तों क्षत्रिय से होते थे, लेकिन यहाँ पर कोई इतिहासकार का कहना गुप्त का मतलब गुप्ता से है, जाति से है, तो कहीं नहीं वैश्य समुदाय से थे। हालांकि डिबेट का विषय, इस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। फिर हम बताएं गुप्त का क्षेत्र कहाँ था, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मुख्यतः यही क्षेत्र था, और राजधानी इसका पाटलिपुत्र, यहाँ अयोध्या, यहाँ पर उज्जैन। इसका स्थापना दोस्तों तो 275 AD में श्रीगुप्त। सबसे पहले पूछेगा गुप्त वंश किसने स्थापना किया, तो दोस्तों श्रीगुप्त। तो यहाँ से दोस्तों सवाल आता कि श्रीगुप्त। 3 राजाओं का कोई अभिलेख नहीं मिला दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था, लेकिन इत्सिंग जो है चीनी यात्री है 771 में आया, इसने बताया कि भाई गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। इनके बुक में मिलेगा, इत्सिंग के बुक में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछेगा बाकी का अभिलेख नहीं मिला, तो इन 3 राजाओं का नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं कि गुप्त काल का संस्थापक जो श्रीगुप्त है किसने बताया, तो इत्सिंग के साहित्य से पता चलता है। तो यहाँ से भी दोस्तों सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स में। अब दोस्तों देखोगे सारे शासकों के बारे में, तो हमने श्रीगुप्त को देखा दोस्तों। श्रीगुप्त का यही योगदान था कि सबसे, इसमें बस यही क्वेश्चन पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, और बोलेगा अंतिम राजा कौन है, तो विष्णुगुप्त। तो 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, एक पहला और एक लास्ट, एक पहला और एक लास्ट यहाँ वाले। तो पहला और लास्ट वाले याद रखिएगा, पहला है दोस्तों श्रीगुप्त और अंतिम है विष्णुगुप्त। अब सवाल है घटोत्कच का कोई खास योगदान है नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम का दोस्तों तो आपने योगदान देखा है कि कैसे लिच्छवी राजा कुमार देवी से शादी किया था, इसके बारे में तो हम लोग देखे। और इसी का बेटा दोस्तों आप देखोगे कौन था, समुद्रगुप्त। लेकिन यहां पर हम बोलेंगे कांच इसका बड़ा भाई था, लेकिन ये लिच्छवी राज से नहीं था, जबकि ये लिच्छवी राज से, इसीलिए सब समुद्रगुप्त को समर्थन कर दिया था। तो समुद्रगुप्त के बारे में तो दोस्तों हम लोग पढ़े कि किस प्रकार भारत का नेपोलियन है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, उत्तर पूर्वी का इलाका जिसको कहते हैं। फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से आटविक को हराया, शक को हराया, कुषाण को हराया, हिंदवन को हराया, पहलव को हराया। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तारवादी समुद्रगुप्त था, इसीलिए इसको नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। और साथ ही साथ देखें दोस्तों कि किस प्रकार से इस संगीत प्रेमी था, तो सिक्का पर बीना बजा रहा, बीना बजाते हुए सिक्का पर इसका प्रमाण। और समुद्रगुप्त के बारे में क्या दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन जो है इसका कवि है, हरिसेन ने खूब व्याख्या किया, खूब तारीफ किया, समुद्रगुप्त को बहुत तारीफ किया, बोला कि 100 राज्य को जीतने वाला है, 100 राज्य को जीतने वाला बताया समुद्रगुप्त को कौन, तो हरिसेन। कहाँ, इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जिक्र है। तो दोस्तों इसका इतिहास देखें। फिर रामगुप्त का स्टोरी हम लोग दोस्तों देखें ही कि किस प्रकार रामगुप्त ने शक से हार कर अपना बीवी को शक को देने के लिए राजी होता है, जबकि चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से शक का हत्या करता है और बाद में रामगुप्त को भी हत्या करता है और इसकी बीवी से शादी कर लेता है। दोस्तों आप देखोगे ध्रुव देवी से, ध्रुव देवी इसकी भाभी होती है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो बाद में ध्रुव देवी से शादी कर लेता कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों हम लोग फिर कुमारगुप्त के बारे में देखें कि कुमारगुप्त का योगदान, तो हमने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाला कुमारगुप्त था। साथ ही साथ दोस्तों हमने बताया कि सबसे ज्यादा अभिलेख किसके बारे में है, तो कुमारगुप्त के बारे में 18 अभिलेख मिला है। फिर स्कंदगुप्त के बारे में दोस्तों देखें कि स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है इसमें बताया गया कि किस प्रकार से इसने हूनों को पराजित किया। फिर भानुगुप्त का एरन अभिलेख में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सती का प्रमाण है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इतने सारे जो 11 राजवंश है, हर राजवंश का अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से सवाल बनाए जाएंगे और आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जितने सारे मैं स्टोरी बता रहा हूँ हर जगह से दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा है। तो आप मेरे जो स्टेटमेंट को एज ए मान के चलिए कि वहाँ से सवाल आएगा। सिर्फ मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ,
मैं जो कहानी बता रहा हूं उस कहानी के पीछे लॉजिक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर दोस्तों यहां पर जिक्र है कि यहां पर तो बताया, जैसे हम बोले कि चीनी, इत्सिंग ने सबसे पहले बताया था दोस्तों, मैं बताया था कि इत्सिंग ही ने सबसे पहले बताया था कि जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। तो आप देखो यहां से इत्सिंग का इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बाकी आप देखो कि इत्सिंग ने कौन सा उपाधि धारण किया था, तो महाराजा। इसके बाद इसका बेटा जो आएगा घटोत्कच भी, तो भी महाराजा को उपाधि। जबकि जैसी चंद्रगुप्त प्रथम आएगा तो महाराजा धीराज का उपाधि लेता है दोस्तों। तो थोड़ा सा देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी मैं पॉइंट अगर आपको लगे कि हाँ, लेकिन मैं तो सारा डिस्कस कर चुका हूं। तो स्कंदगुप्त का सूफिया अभिलेख वगैरह में भी बताया गया है कि संस्थापक थे, लेकिन असली तो पता चल ही गया। फिर महाराजा को उपाधि घटोत्कच भी लेता है दोस्तों। यहां पूछेगा कि श्रीगुप्त भी महाराजा को उपाधि लिया, और आप दोस्तों देखोगे कि श्रीगुप्त भी और घटोत्कच भी महाराजा को उपाधि लिया, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जाते जाते या तो महाराजा धीराज को उपाधि ले लेता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों आपको तो पता ही है, जिसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी किया था, और इसी के बेटा था समुद्रगुप्त। तो स्टोरी तो आपको पता ही है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया दोस्तों। सबसे पहला राजा जो महाराजा धीराज की उपाधि लिया कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। बाकी इसके दो राजा सिर्फ महाराज की उपाधि लिए थे। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था, और इसी का बेटा कौन था दोस्तों, तो इसी का बेटा था दोस्तों समुद्रगुप्त, जो हम लोग पढ़े थे। इसी का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसीलिए समुद्रगुप्त ही क्या बनता है दोस्तों, राजा, क्योंकि लिच्छवी का प्रभाव होता है। जबकि बड़ा बेटा कौन होता है दोस्तों, रामगुप्त। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, सॉरी, बड़ा बेटा कांच होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इस पॉइंट को देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के माध्यम से सारा फैक्ट है ये दोस्तों। तो हम लोग देखे ही थे कि किस प्रकार से क्या हुआ था। फिर दोस्तों गुप्त काल में राजतंत्र की बागडोर वंशानुगत होता था, लेकिन गुप्त कंस में राजा का चयन राजकुमारी की लोकप्रियता की भूमिका, माने राजकुमार की लोकप्रियता। और इस प्रथा में आप देखोगे दोस्तों, यहां पर पूछ रहा है कि एक कौन बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक दोस्तों देखोगे समुद्रगुप्त। क्यों कि समुद्रगुप्त का बड़ा भाई का नाम होता है कांच, लेकिन कांच नहीं बन पाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई का नाम होता है रामगुप्त। तो दोस्तों देखोगे यहां कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि सामान्यतः राजतंत्र में उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है, लेकिन आप कभी कभी देखोगे कि जब राजकुमार लोकप्रिय हो जाता है तो लोकप्रिय होने के बड़ा होने का रूल को भी वायलेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त कांच को हटा के राजा बना, और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त को हटा के राजा बना। तो इसी पॉइंट के बारे में दोस्तों ये चर्चा कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य में दोस्तों देखोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर अगर टैलेंट है, तो छोटा बेटा भी राजा बन सकता है। फिर कांच के बारे में स्टोरी बनाए थे कि कांच को किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। इसके बारे में तो हम लोग जिक्र किए थे, क्योंकि लिच्छवी का राजा, लिच्छवी का बेटा होता है समुद्रगुप्त, तो लिच्छवी राजा का समर्थन होता है, इसीलिए समुद्रगुप्त राजा बन जाता है। जबकि कांच जो इसका बड़ा भाई होता है वो राजा नहीं बन पाता है। तो इसका स्टोरी तो ऑलरेडी हम लोग दोस्तों ने देख लिया है। ये दोस्तों देखो प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें जिक्र किया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से भारत का नेपोलियन है 100 युद्ध को जीतने वाला है। तो इसी में पूरा जिक्र किया गया है। और समुद्रगुप्त का जो कवि है वो हरिसेन है दोस्तों। तो ये तो सारा या स्टोरी हम लोग देख ही लिए दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लेना अगर आपको लगता है कि हाँ हम नहीं जिक्र किए हैं। तो एरन अभिलेख भी पढ़ ही लिए दोस्तों। समुद्रगुप्त का भी स्टोरी हम लोग दोस्तों देख ही लिए किस प्रकार से। यहाँ पर देखो B.A. स्मिथ इसको नेपोलियन क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे राज को जीता है। और स्टोरी में बता ही दिए थे कि जनरली आप देखो कि बहुत ही ताकतवर था, दरबारी इसको उत्तराधिकार नियुक्त किया था इसका टैलेंट पे। हम बताए थे कि चंद्रगुप्त इसको बोल दिया था कि मेरा बेटा जो है राजा बनेगा। तो ये सारा स्टोरी वही है दोस्तों जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखोगे समुद्रगुप्त देखो दोस्तों किस प्रकार से प्रथम चरण में आर्यावर्त मतलब उत्तर के 9 राजाओं को हराया,
और दक्षिण के 12 राजाओं का हराया। मतलब चलती है क्या 9 से 12। तो यहाँ 9 राजाओं को और दक्षिण में दोस्तों देखोगे तो 12 राजाओं को। तो 5 चरण में युद्ध लड़ा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण 9 गणराज को भी जीता है, तृतीय चरण में 8वीं लोगों को जीता है दोस्तों, चतुर्थ चरण में दक्कन के 12 राज, वही बताए थे 12 राज्यों को, और अंतिम चरण में दोस्तों विदेशों को हराया। 5वां चरण में जैसे शक को हराया, आप देखोगे कुषाण को हराया, यहाँ पर कुषाण को, शक को, तो कहीं ना कहीं पल्लव को, हिंद यवन को हराया। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को हराया है। तो ये उसका बारे में जिक्र है दोस्तों। ये तो हम लोग देखे तो दोस्तों किस प्रकार का विष्णु मंदिर उदयगिरी के पहाड़ी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ये थोड़ा सा, और इसमें देखो ये मूर्ति है दोस्तों, ये तो बराह का मूर्ति आप देखोगे। ये दोस्तों बराह अवतार, विष्णु का बराह अवतार दोस्तों देखोगे। ये किसका है तो गुप्त काल में ही बनाया गया। कितना खूबसूरत मंदिर है, मूर्ति है दोस्तों। रामगुप्त का स्टोरी तो देख ही लिए थे दोस्तों। रामगुप्त एक डरपोक था और शक से हारने के बाद अपना जो बीबी था ध्रुव देवी को शक को देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसका जो छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय किस प्रकार से शक को भी हराता है और रामगुप्त को भी हत्या करता है, और साथ ही इसका बीवी मतलब अपना भाभी से शादी भी करता है। तो इसका स्टोरी तो दोस्तों हम लोग देख ही लिए थे। आप लोग सिर्फ ये पॉइंट को स्लाइड में दोस्तों बस, और ये भी बताए थे किस प्रकार से चंद्रगुप्त बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन अपना माँ के कहने पर दोस्तों, अपने माँ के कहने पर प्रतियोगिता हार जाता है, जिसके कारण रामगुप्त क्या बन जाता है दोस्तों, राजा। लेकिन रामगुप्त राजा तो बनता है लेकिन शक से हारता है और अपने बीवी को शक को सौंप देता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इस स्लाइड के माध्यम से पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का असली नाम दोस्तों देवराज या देवगुप्त देख सकते हो। विक्रमादित्य सबसे ताकतवर विक्रमादित्य। फिर आप देखोगे दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि वगैरह। विशाख दत्त का तो अभी जो हम लोग पढ़ा रहे थे देवी चंद्र में जिक्र है कि रामगुप्त हार जाता है, हारने के बाद जो अपना ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को क्या करता है दोस्तों, शक को दे देता है। तो ये सारा स्टोरी तो हम लोग देख ही लिए थे दोस्तों। शक को मार देता है चंद्रगुप्त वगैरह। फिर आप देखोगे 9 रत्न। 9 रत्न में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में आर्यभट्ट का भी जिक्र है दोस्तों। आप देख सकते हो कि कितने महान थे। कालिदास जिसको बोलता है शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, भारत के शेक्सपियर, अभी सब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। कुमारगुप्त दोस्तों, कुमारगुप्त सबसे ज्यादा अभिलेख किसी का मिला और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया दोस्तों। आप पढ़ो कि लगभग 427 ईसा पूर्व में लगभग 427 एडी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। तो यहाँ से बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा दोस्तों कि नालंदा का स्थापना कितना है, तो 427 एडी में किसने, कुमारगुप्त ने करवाया। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक सवाल प्रीलिम्स का बन जाएगा। तो आज हम लोग दोस्तों सिर्फ राजनीतिक इतिहास देखे, राजाओं का इतिहास देखे। ये दोस्तों महरौली का स्तंभ देख सकते हो दोस्तों। महरौली का जो स्तंभ है दोस्तों, आप जाओगे दिल्ली के क्षेत्र में तो आपको दिखेगा। कभी कुतुब मीनार वगैरह देखने जाओगे तो आपको दिखेगा दोस्तों ये। फिर गुप्त में दोस्तों सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त का था। सिक्का पर मोर, यहाँ पर पूछेगा किसके सिक्के पर मोर मिलता है, तो आप देखोगे किसके सिक्के पर मोर का प्रमाण है, तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सिक्के पर मोर का अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। इसी के दरबार में दोस्तों वत्स भट्टी रहता था, जो कहीं ना कहीं मंदसौर प्रशस्ति लिखा। बोला कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की, या मंदसौर का जो जिस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति था उसी प्रकार मंदसौर प्रशस्ति किसने लिखा, तो वत्स भट्टी ने लिखा। क्योंकि आप देखोगे दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन लिखा, और ये हरिसेन किसका कवि था, समुद्रगुप्त का। जबकि वत्स भट्टी किसका कवि है, तो कुमारगुप्त का। और कौन सा लिखा है, तो मंदसौर प्रशस्ति लिखा। तो यहां से दोस्तों एक सवाल है, दूसरा मोर की चित्र जनरली आपको दिखेगा इसी के सिक्के में, तो यहां से मिलेगा। और दूसरा सबसे ज्यादा अभिलेख 18 अभिलेख। तो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट और क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। तो कुमारगुप्त से दोस्तों 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल पूछे गए। जितना भी मैं दोस्तों फैक्ट लिखवा रहा हूँ या बता रहा हूँ या उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रीलिम्स में या तो स्टेट पीएससी या तो यूपीएससी या जनरल कॉम्पिटिटिव में पूछे गए।
एक भी पॉइंट ऐसा फालतू नहीं जिसपे हम नोट डाउन किए दोस्तों। तो आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो और इसको दिमाग में रखो दोस्तों। फिर स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त के बारे में है कि इसका भीतरी अभिलेख में कि हूनों को परास्त किया। याद है दोस्तों, जब ये हम बताए थे कि जैसे जैसे भारत फिर कमजोर जब होगा, तो जैसे ही कमजोर होता है भारत, तो दोस्तों देखो कि विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। तो इधर से जब हून आएगा तो हून को कौन रोकेगा दोस्तों? स्कंदगुप्त। पूछा जाता है हून में सबसे ताकतवर राजा कौन है? तो मिहिर कुल। मिहिर कुल के बारे में भी दोस्तों बताएं, सबसे ताकतवर राजा कौन है? तो मिहिर कुल, हून का जो विदेशी है, जिसको किसने रोका दोस्तों? तो स्कंदगुप्त ने लिख। अब यहाँ पर इसी में है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का पुनर्द्वार, मतलब कहने का मतलब रिपेयर करवाना, रिपेयर किसने करवाया, मतलब मरम्मत किसने करवाया दोस्तों? तो स्कंदगुप्त ने। हम लोग पढ़े थे जब सुदर्शन झील, रुद्र दमन का जब अभिलेख पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। और उसका एक जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, याद है दोस्तों, तो वही करवाया था। लेकिन उस आप देखो कि सुदर्शन झील में जब किसी प्रकार का क्षति हो जाएगा तो उसको फिर से रिपेयर या पुनर्निर्माण कौन करवाएगा? तो स्कंदगुप्त। और ही क्या, मलेच्छों पर भी विजय हासिल किया है। मलेच्छों पर किसने विजय हासिल किया है? तो स्कंदगुप्त ने। इसका जिक्र क्या है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। तो दोस्तों यहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कंदगुप्त के बारे में, 3-4 पॉइंट है। हूनों को परास्त करना, मलेच्छों को हराना, जिसका जिक्र जूनागढ़ अभिलेख में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो गिरनार पर्वत है उस पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्कंदगुप्त से, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसको आप नोट डाउन करो। फिर लास्ट में इधर स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में, तो देख ही लिए। अब है भानुगुप्त। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या था कि भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, एरन अभिलेख में सती का प्रमाण है। एरन अभिलेख में सती का प्रमाण है दोस्तों। यहां से एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में यहां तक कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक सवाल पूछा है कि किसका सबसे पहले सती का प्रमाण किस अभिलेख में है? तो एरन अभिलेख। किसका है? तो भानुगुप्त का है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि साहित्य में सबसे पहले सती का प्रमाण, तो साहित्य में सबसे पहले सती का प्रमाण महाभारत में। और महाभारत में किसकी बीवी सती होती है? तो पांडव की बीवी माद्री। तो यहां से भी सवाल बनेगा। और सबसे अंतिम में है कि भाई गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा दोस्तों विष्णुगुप्त है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग जो गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास है, तो आज के लिए तो हम लोग का इतना ही है। बाकी कला के क्षेत्र में और प्रशासन में, शासन में गुप्तों का क्या योगदान रहा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।